नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन ने ऐसा धमाल मचाया है कि अब बीजेपी चारों खाने चित्त दिख रही है। कई दिनों से बीजेपी इसी बात का गुब्बारा फुला रही थी कि बिहार में महागठबंधन बिखर गया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की दोस्ती टूट गई है। सारे दल आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन आज अशोक गहलोत जिस अपनेपन के साथ लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से मिलने पहुंचे या मिलते हुए दिखे, जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और इस मौके पर तेजस्वी यादव और कृष्णा अल्लावरू भी मौजूद रहे, और ये सब उसने यानी इस मुलाकात ने बीजेपी के फुलाए हुए गुब्बारे को धमाके के साथ फोड़ दिया है। वैसे बड़ा धमाका आज तेजस्वी यादव ने भी किया है। दरअसल आज सुबह ही तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ अहम घोषणाएं की। ये महज चुनावी घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि इनमें नीतीश और बीजेपी की विदाई का ऐलान भी हो गया है। तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों के लिए 30,000 के मासिक वेतन का ऐलान किया है। आइए जरा सुन लेते हैं कि जीविका दीदियों के लिए 30,000 रुपए के मासिक ऐलान का मतलब क्या है। इस पे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस ऐलान को, इस घोषणा को पहले सुनिए तेजस्वी यादव की जुबानी। ये एक ऐतिहासिक पल है, जो एक ऐतिहासिक घोषणा हम करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रण है और जो कह रहे हैं वो जरूर ये होगा, और कर करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2,000 भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। जितना कैडर है, जीविका दीदियों का कैडर है, 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार। तो यहां पर ऐलान कर रहे हैं, साफ साफ बता रहे हैं कि क्या कुछ, और सबसे बड़ी बात कि जीविका दीदियों के लिए 30,000 रुपए मासिक वेतन, और इसके अलावा संविदा नियुक्ति पर जितने कर्मचारी हैं उन्हें स्थायी करने का बड़ा ऐलान भी तेजस्वी यादव ने कर दिया। यानी बड़ा वादा तेजस्वी यादव लेकर आए आज संविदा कर्मी और उनके लिए स्थायी नौकरी की बात। इस बयान को भी सुन लीजिए, यहां तेजस्वी यादव की जुबानी सुनिए। दूसरी सबसे बड़ी घोषणा, आज की जो ऐतिहासिक घोषणा होने जा रही है, संविदा कर्मियों के साथ जो शोषण होता है, जो नुकसान हो रहा है, जो परेशान घूम रहे, कभी भी बिना कारण बताए सेवा उनकी समाप्त कर दी जाती है। वेतन से हर महीने 18% जो है जीएसटी जो है वो काटा जाता है। महिला कर्मियों को जो 2 दिन जो लीव मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता है। जितने भी संविदा कर्मी हैं, चाहे किसी भी मंत्रालय के हों, आउटसोर्स्ड हो, जिला में हो, हमारी घोषणा ये है कि प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। बिहार के विभिन्न विभागों में बेल्ट्रॉन जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से संविदा पर काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए ये ऐतिहासिक निर्णय हम लोगों ने लिया है। तो सुन रहे थे आप, यहां पे साफ साफ संविदा कर्मियों के लिए भी बात कर रहे हैं। आप याद कीजिए कि महीना भर पहले संविदा कर्मचारी जब अपने हक और वेतन के लिए नीतीश सरकार से मांग करने सड़कों पर उतरे थे, तो बदले में उन्हें पुलिस की लाठी मिली थी। आज उन्हीं संविदा कर्मियों को हक और न्याय देने का वादा तेजस्वी यादव ने किया है। तो यह नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका साबित होगा। और इसी तरह जीविका दीदियों को
लेकर भी नीतीश कुमार दावा करते रहे हैं कि उनकी सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, लेकिन तेजस्वी यादव उन्हें 30,000 रुपये मासिक वेतन का ऐलान कर ऐसा दांव चल चुके हैं कि अब नीतीश इसे काउंटर करने के लिए जो भी नया ऐलान करेंगे वो नकल ही माना जाएगा। वैसे भी आप जानते हैं कि नीतीश सरकार पर नकलची होने का ठप्पा तेजस्वी यादव लगा ही चुके हैं। लगातार ऐसी बातें वो करते हैं और इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव जो घोषणा या वादा या दावा जो करते हैं उसको लेकर नीतीश बाबू आ जाते हैं। तेजस्वी यादव ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन पर विवाद को लेकर भी साफ कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी विवाद नहीं है और कल सब बातें पता चल जाएंगी जब हम सब मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यानी कल एक और बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार आप कीजिए। इस बीच अशोक गहलोत ने ट्वीट कर आज की मुलाकात जो राबड़ी आवास पर लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात हुई है, इसके बारे में जो ब्यौरा पेश किया है वो ट्वीट के जरिए उन्होंने सामने रखा। इस ट्वीट में आप देखिए, इस ट्वीट में कह रहे हैं अशोक गहलोत की आज एआईसीसी बिहार प्रभारी श्री कृष्णा अल्लावरू की बात कर रहे हैं के साथ श्री लालू प्रसाद यादव एवं श्री तेजस्वी यादव के साथ बेहद सकारात्मक मुलाकात हुई। बिहार में इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है एवं मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। कल महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यानी ये भी घोषणा कर रहे हैं कि कल महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। बिहार में भाजपा द्वारा महागठबंधन में फूट डालने एवं माहौल खराब करने के उद्देश्य से प्रायोजित कैंपेन चलाया गया। ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे महागठबंधन में आपस में फूट डल गई है। 243 सीटों में 5-7 सीटों पर स्थानीय नेताओं एवं समीकरणों के कारण कई बार फ्रेंडली फाइट जैसी परिस्थिति बन जाती है। यह बहुत छोटी संख्या है, परंतु इसे लेकर मीडिया में महागठबंधन के खिलाफ कैंपेन चला दिया गया, जबकि असलियत में कोई भी परेशानी नहीं है। बिहार अब बदलाव चाहता है एवं पूरे बिहार की जनता समझ रही है कि प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जीत देश एवं प्रदेश के हित में है। तो यहां पर साफ साफ बिना किसी लाग लपेट के अशोक गहलोत ने कह दिया है दोस्तों कि 243 में 5-7 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होना मामूली बात है। अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव के खुलासे से अब बीजेपी और एनडीए के बाकी दलों के पास कहने को कुछ भी नहीं रह जाता है। अब वो लड़ाई होने की बात बताएंगे तब भी जनता इसका यकीन नहीं करेगी। यानी महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, इसकी बात भी अगर करें तब भी जनता सब कुछ इन सब बातों पर यकीन नहीं करेगी। वैसे भी जनता को क्या चाहिए? जनता को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए। ऐसे मुद्दों से फर्क पड़ता है जनता को। इससे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी दूसरे मुद्दे खड़े करती है और ये अब लोग, खासकर बिहार के लोग तो काफी समझने लगे हैं। अब कल का दिन बीजेपी पर और भारी पड़ने वाला है क्योंकि महागठबंधन कल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या 2 दिन में महागठबंधन ने पलट दिया है खेल और अब बिहार से नीतीश की विदाई क्या हो गई है तय। इन सब की बात करें, लेकिन उससे पहले जीविका दीदियों की बात जरा करना जरूरी है और इसलिए क्योंकि आज इस पर एक बड़ा दांव चला है। क्या क्या 5 पॉइंट में आपके सामने रखना चाहता हूं। जीविका दीदियों के, ये देखिए जीविका दीदियों पर जो बड़ा ऐलान है, बड़ी घोषणा क्या है। जीविका सीएमएस कहलाते हैं, यानी सीएम्स, कम्युनिटी मोबिलाइजर, सीएम्स। और सीएम का मतलब एक चीफ मिनिस्टर भी होता है और यहाँ पर कहते हैं, वहाँ कह रहे थे नीतीश बाबू और उनकी सरकार कहती है कि महिला सीएम्स इतने हैं हमारे पास। अच्छी बात है, लेकिन क्या ये स्थायी हैं? अब यहाँ दावा कर रहे हैं वो स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। अब दावा कर रहे हैं, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने जो दावा किया वो यही कि जीविका सीएम्स को, यानी जीविका दीदियों को या कहें तो कम्युनिटी मोबिलाइजर को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 3,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। दूसरा इसमें है कि जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के ब्याज को माफ करेंगे। अगर उन्होंने लोन लिया है पहले या आगे लेंगे तो उसको माफ करेंगे। तीसरा इसमें जीविका समूह के दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुफ्त ऋण दिया जाएगा। अगर उनको लोन लेना, कर्ज लेना है तो 2 साल तक इनको 2 साल तक, 2 वर्ष तक ब्याज मुफ्त लोन दिया जाएगा। तीसरा नहीं, चौथा, जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2,000 रुपया भत्ता दिया जाएगा। 30,000 रुपये महीने के अलावा 2,000 रुपया सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए, आवाजाही के लिए, बाकी खर्चे के लिए 2,000 रुपये भत्ता भी दिया जाएगा। 5वां बहुत महत्वपूर्ण, जीविका
कैडरों का 5 लाख तक, यानी जीविका दीदियों का 5 लाख रुपए तक का बीमा कराया जाएगा, यानी इंश्योर्ड रहेंगी जीविका दीदियां, जीविका सीएम्स। ये बात यहां पर कही गई है। और इनके अलावा यहां माई बहन मान योजना के अंतर्गत माताओं को 2,500 रुपया महीना देंगे, ये भी कहा गया है। और साल के 30,000 और 5 साल में 1,50,000 रुपए देंगे, ये भी कहा गया है। यानी 2,500 रुपये महीना, साल के 30,000 और 5 साल में 1.5 लाख रुपए महीना देंगे। इसके बाद यहां पर 2 बातें और लेके आई गई हैं, उसका जिक्र कर दूं, फिर संविदा कर्मियों के ऐलान पे आता हूं। एक इसमें कहा गया है बेटी योजना। बेटी को इंग्लिश में लिखा गया है BETI, बेटी। और बेटी के जो 4 अक्षर हैं इंग्लिश के लेटर जो हैं वो हैं BETI में B मतलब बेनिफिट, ई मतलब एजुकेशन, टी मतलब ट्रेनिंग और आई मतलब इनकम। यानी बेटियों को हम क्या क्या देंगे यहां पर बता रहे थे आज। पहली बात कि उनके लिए बेनिफिट है, उसके अलावा एजुकेशन है। बेनिफिट्स में उनकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड भी कुछ बेनिफिट्स हो सकता है, लेकिन बेनिफिट्स, उसके अलावा एजुकेशन, ट्रेनिंग और इनकम। और उसके अलावा बेटी और माँ योजना, माँ में MAA यानी MAA। M का मतलब यहां मकान है, यानी हर माताओं को एक मकान। A का मतलब अन्न है, उनके लिए अन्न की गारंटी, भूखे न रहें। और दूसरे A का मतलब है आमदनी, उनके लिए रोजगार की गारंटी। ये बातें यहां कही गई है। और इसके बाद फिर आती है बात संविदा कर्मियों के लिए। संविदा कर्मियों के लिए क्या कुछ है, अभी स्क्रीन पर हम लेके आ रहे थे, उसको भी जरा ले आइए। संविदा कर्मी, प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। बिहार के विभिन्न विभागों में बेल्ट्रॉन जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से संविदा पर काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेंगे। ये बात यहां पर कही गई है कुल मिलाकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव की तरफ से। ये योजना, ये दावा, ये घोषणा, ये ऐलान क्या आने वाले चुनाव में गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। और इस ऐलान के साथ साथ आपने एक ऐलान और भी सुना होगा, जिसमें प्रत्येक घर में अगले 20 महीने में सरकारी नौकरी जैसे मिलेगी, जैसे ही सरकार बनेगी, अगले 20 महीने में हर घर के एक बेरोजगार को सरकारी नौकरी। अब महिलाओं, संविदा कर्मियों और बेरोजगारों, इन 3 पहलुओं को पूरा का पूरा टटोलते हुए, उसके वैज्ञानिक पक्ष को देखते हुए, इन्स आउट्स को, इफ बट्स को देखते हुए यह घोषणा की गई है। यह घोषणा कितनी कारगर रहने वाली है, इसकी एक छोटी सी बानगी यहां एक और आ गई, जब इस घोषणा के बाद, खासकर जीविका दीदियों पर जो घोषणा की गई है, उस घोषणा के बाद बीजेपी बिलबिला गई, परेशान हो गई। और बीजेपी के प्रवक्ता बयान देने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे कि तेजस्वी यादव ने बिना किसी यहां पर जानकारी के ऐसे ऐलान कर दिए। क्या तेजस्वी यादव ने कोई गलती की है? चलिए इन सब की आज तहकीकात करते हैं। महागठबंधन ने कैसे पलट दिया है खेल, और कैसे बिहार से नीतीश की विदाई हो गई है तय, इन सब पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए तमाम हमारे वरिष्ठ साथियों को। 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील शुक्ला जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, पंकज चतुर्वेदी जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे सीधे सबसे पहले प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं। सब कुछ आपके सामने है। क्या महागठबंधन ने पलट दिया है, बाजी पलट दी, खेल पलट गया है बिहार का, या कहना जल्दबाजी होगी? कल हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि इस चुनाव में बिहार के भविष्य का रोड मैप कहां है। तो आज वो रोड मैप दिखाई दे रहा है। उसका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रोड मैप का दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ है, लेकिन एक दिशा दिखाई दे रही है कि बिहार को इस संकट से निकालने का जो है वो एक नियत, एक दिशा दिखाई दे रही है। और जिसमें कि बड़ा जो अनाउंसमेंट है वो जीविका दीदी का, जो उसको नौकरी बहाल करना उसकी, और दूसरा कि जो एडहॉक वर्कर्स हैं जिनके ऊपर हमेशा तलवार लटकी रहती है, उनकी बहाली, उनका रेगुलराइजेशन। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। और उसके पहले तेजस्वी हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा कर चुके हैं।
ये जरूरी क्यों है? दो तीन फैक्ट मैं राजीव जी रखता हूं कि बिहार की स्थिति क्या। अभी मैं हाल में बिहार से होकर आया हूं जी। और मैं परसों भी इस बात को कह रहा था कि बिहार में हाईवे के बाहर जो बिहार है, उस बिहार में और हाईवे में 50 साल का अंतर दिखाई देता है। अब मैं बताता हूं कि 50 साल का अंतर क्या है, लेकिन उसके पहले जीविका दीदी। देखिए, सारी सरकारी स्कीमें गांव के स्तर पर जीविका दीदी के कंधे पे होती है। वो ग्राउंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी है सरकार और जनता के बीच में। जितना भी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का काम है वो जीविका दीदी के जरिए होता है। और अभी का मैं लेटेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं कि चुनाव आयोग ने जब SIR का किया बिहार में, तो इन्हीं जीविका दीदियों से मदद ली है जी। और उसको पैसे नहीं मिलते, उसका शोषण है, ये सब बातें। अब आप देखिए कि एक एक करके मैं नीतीश कुमार के 20 साल का जो इसको कहा जा सकता है कि जंगल राज क्या है। बिहार का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत में सबसे कम है। भारत में जो औसत आय है वो केरल का जो आय है 1,76,000 रुपए सालाना है। बिहार की कितनी है सुन के आप चौंक जाएंगे, 54,000 रुपए, जी। 3 गुना कम केरल से। और उसके अलावा आप देखिए कि बिहार की जो औसत आयु है वो नेशनल एवरेज से कितना कम है। लिटरेसी रेट बिहार का वो कम है। 15 से 20% कुल 15 से 20% लोग जो है बिहार में वो हायर एजुकेशन में जा पाते हैं, कुल 15 से 20%। और अभी हम लोग SIR पे ये चर्चा कर रहे थे कि कुल 15% लोग ही के पास ही हाई स्कूल सर्टिफिकेट है बिहार में। तो ये जो पूरा नीतीश कुमार का जो 20 साल का लेखा जोखा है वो ये है कि बिहार भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। चाहे GDP पर कैपिटा GDP के हिसाब से देख लें, चाहे वो नेशनल इनकम के हिसाब से देख लें, चाहे आप औसत आयु के हिसाब से देख लें, तमाम सारे जो फैक्टर्स हैं वो दिखाते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है। 33% लोग राजीव जी बिहार में गरीबी सीमा रेखा से नीचे रहते हैं। अब मैं जरा गरीबी सीमा रेखा बता दूं भारत सरकार की क्या है। 35 रुपए पर डे, प्रतिदिन 35 रुपए अगर आप खर्च कर रहे हैं खाने पीने में, कपड़े में, दवाइयों में, तो आप गरीब नहीं है, तब आप गरीबी सीमा रेखा से ऊपर। और शहर में ये जो है 43 रुपए है। यानी खान पान, शिक्षा, स्वास्थ्य और कपड़े, इसमें अगर 43 रुपए प्रतिदिन आप खर्च कर रहे हैं तो भारत सरकार के हिसाब से आप गरीब नहीं है। 44 रुपए अगर आप खर्च कर रहे हैं, 43 रुपए तक गरीब माना जाएगा। बिहार में ये भी 33% है। 1/3 जनसंख्या गरीबी, जो सरकार की बिल्कुल बेतुकी एक फिगर है, उससे भी वो 1/3 बिहार नीचे रहता है। अब आप सोचिए नीतीश कुमार जो है वो 20 साल से शासन कर रहे हैं वहां पे बीजेपी के साथ, लगभग बीच में 1-2 बार उन्होंने पलटी मारी, उसके अलावा पूरा कंटिन्यूस उन्हीं का है। अब इस बिहार में जिसकी स्थिति ये है, वहां पे नरेंद्र मोदी जी क्या मुद्दा लेकर आ रहे हैं? घुसपैठिए। क्या घुसपैठिए से बिहार की इनकम 54,000 रुपए पर कैपिटा इनकम से, प्रति व्यक्ति आय से 2 लाख रुपए हो जाएगी क्या, जो केरल में है लगभग? क्या वहां पे शिक्षा का स्तर अच्छा हो जाएगा? क्या वहां स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो जाएंगी? स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल है राजीव जी कि अगर आप बिहार में किसी भी जिले में जाएंगे और सड़क से क्रॉस करेंगे तो आपको लाइन से नर्सिंग होम दिखाई देंगे जी। पूरा जाल बिछा हुआ है नर्सिंग होम का। वो जाल क्यों है? वो जाल इसलिए है नर्सिंग होम का कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं वहां है नहीं।
तो ये जो रोड मैप तेजस्वी यादव ने दिया है, ये है बिहार का वास्तविक मुद्दा। अब बीजेपी को इस मुद्दे पे आना चाहिए। अब इसका जो राजनीतिक माने है वो ये है कि 10,000 रुपये आपने ट्रांसफर किए, तब आपने कहा कि रेवड़ी दूसरे लोग करते तो आप कहते रेवड़ी बांट रहे हैं, और 10,000 रुपये का जवाब जो है तेजस्वी यादव ने ये दे दिया कि आप 10,000 रुपया बनाम जीवन भर की सुरक्षा। 10,000 रुपये तो 15 दिन में 10 दिन में खत्म हो जाता है। तो ये एक बड़ा वादा है जो आया भी चुनाव का एजेंडा इस पे सेट होना चाहिए। चुनाव में वो भैंस ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, घुसपैठिए आ जाएंगे, घुसपैठिए को लाया जा रहा है, ये मुद्दे अब नहीं होने चाहिए। झटका हलाल, वो झटका मीट शॉप भी एक मंत्री जी चलाते हैं वहां पे, तो ये मुद्दे अब नहीं होने चाहिए। बिहार को किस तरीके से बिहार जो है वो 21वीं सेंचुरी के लिए तैयार हो पाए, जो बिहार बहुत पिछड़ गया है पिछले 20-25 सालों में। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो बिहार पिछले 20-25 साल में पिछड़ गया है वो कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन एक रोड मैप और उसको अगर जिस ढंग से यहां पर जिसका आज ऐलान किया, जिसकी घोषणा हुई है, जरा आना चाहता हूं जल्दी से पंकज जी आपके पास। पंकज जी, इस घोषणा को आप किस ढंग से देखते हैं? क्या यह गेम चेंजर साबित हो सकता है? शाम भाई की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। ये जो आजीविका दीदी है, ये कौन है? ये वो है जो राज्य में अलग अलग जगह एसएचजी बना रही है, स्वयं सहायता समूह। और ये वो स्वयं सहायता समूह है जिनको अभी 10,000 रुपए का लोन दिया गया है। इसको थोड़ा सा विस्तार से समझिए जी। तेजस्वी की घोषणा है कि ये जो आजीविका दीदी है जिनका अभी तक जो वेतन है वो 5,000 से 10,000 रुपए के बीच में होता है, वो 30,000 रुपए होगा। 5 लाख रुपए तक का उनका इंश्योरेंस होगा और जॉब सिक्योरिटी होगी। प्लस उन पे जो लोन की बात चल रही है, लोन कौन सा है? ये 10,000 रुपए जो इनको दिए गए थे अभी मोदी जी ने ट्रांसफर किए, वो लोन है। वो लोन माफ करने की बात है। तो ये एक लगभग बड़ी संख्या है आजीविका दीदी और उनसे जुड़े हुए लोगों की, लगभग 75 लाख की संख्या कही जा रही है इसको। अब बात आ रही है एडहॉक एम्प्लॉइज। वो एडहॉक एम्प्लॉइज नहीं है प्रशांत भाई, वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज। एडहॉक एम्प्लॉइज कोई ऑफिस डायरेक्ट रिक्रूट करता है, कॉन्ट्रेक्चुअल जो स्टाफ होता है वो आउटसोर्स होता है, जिसका जो सैलरी है उसका एक जो हिस्सा होता है कमीशन का, वो कोई होती है जय माता दी प्लेसमेंट एजेंसी टाइप की, वो उसको दिया जाता है। उन लोगों की तो निःशुल्क अनसर्टेनिटी है, वो कहीं के एम्प्लॉय नहीं है, उनको तो आप कल बोल सकते हो सोए आप मत आना। यदि ऐसे लगभग 2 लाख लोगों का नियमितीकरण की बात हो रही है, इसके अलावा बिहार में इस समय लगभग 4,73,000 पोस्ट खाली है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या पुलिस में, पुलिस की 40% जगह खाली है। यदि 20 महीने में इन पदों को भरने का वादा एक युवा को क्लिक कर जाता है, तो मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव सही दिशा में है। देखिए एक चीज देखेंगे, एनडीए की स्थिति क्या है। एनडीए ने जो अपना खाता खोला है, एनडीए ने जो अपना वादों का पिटारा खोला है, सबसे पहले योगी जी को पहुंचा दिया, वही वो उड़का बुरका नकाब इस पे आ गए। जो हमारे उनके अभी सम्राट चौधरी हैं, वो बात कर रहे 20 साल पहले की कि 15 साल माई बापा ने शासन किया, अब ये किया। 15 साल का ये जो 20 साल का गैप है वो 35 साल में लोग हो चुके हैं। जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो बेरोजगार के लिए परेशान हैं, 18 से लेके 30 साल तक के, उनको नहीं मालूम है कि कब क्या हुआ है। और आप देखिए जिस राज्य में नीतीश कुमार की
जातिगत जनगणना के आंकड़े हैं कि 34% परिवार 6,000 रुपये महीने से कम आय में अपना काम चलाते हैं। 7.5% राज्य की आबादी रोजगार के लिए बाहर जा चुकी है। उसमें रोजगार एक इतना बड़ा मुद्दा, और मुझे महागठबंधन का जो ये स्ट्राइक है ये बहुत अच्छा लगा कि आप कोई भी बात करो, सांप्रदायिक बात करो, आप इधर उधर की बात करो, लेकिन हम रोजगार की बात करेंगे। और अब देखिए ना, यदि एक युवा है जिसके रोजगार की बात आ रही है तो मान के चले कि उससे 5 लोग जुड़े हुए हैं उसके परिवार के, तो एक छोटा दांव नहीं है, लेकिन बस यही है कि इसका मोमेंटम उस तरीके से बना रहे। देखिए, हुआ यह है कि महागठबंधन के भी बहुत सारे लोगों के पर्चे कैंसिल हो गए। ये लापरवाहियां क्यों हो रही है, इसके ऊपर सबको ध्यान देना होगा। क्योंकि देखिए, ये जो चुनाव आयोग है उसने तो इतनी दुष्टता से तारीखें तय की हैं कि किसी को अपने मुद्दों को मास तक ले जाने के लिए समय ही ना मिले। अभी आज तक, कल तक तो हमारा भाई दूज चलेगा जी, और तीसरे दिन बाद छठ शुरू हो जाएगी। एक बड़ी आबादी इस समय ट्रांसपोर्टेशन में, कम्यूटिंग में, वो जब वहां पहुंचेगी तब तक उसके सामने मुद्दे कैसे प्रेजेंट किए जाएं, क्योंकि बहुत कम समय में आपको अपनी बात को आम लोगों तक पहुंचाना है। और जिसमें सेगमेंट है, एक बेरोजगारों का सेगमेंट है, एक अर्बन सेगमेंट है, और रूरल सेगमेंट में भी जो ईबीसी या दलित लोग हैं। क्योंकि अभी जो मैं आंकड़े देख रहा था, मैं देख रहा था कि लगभग बिहार में लगभग 15% आबादी अपर कास्ट की, लेकिन जो बीजेपी ने टिकट दिए उससे 49% सवर्ण लोगों को टिकट दिए। इसका मतलब है कि उन्होंने अपना टारगेट तय किया हुआ है कि हमको इनसे वोट लेना है। लेकिन बेरोजगारी, बेहतर स्वास्थ्य, ऐसा नहीं कि सवर्ण लोगों की समस्या नहीं है। जी, बिहार में सवर्णों की बड़ी संख्या, जो मैंने पिछले अपने प्रोग्राम में आंकड़ों में भी बताया था कि वो भी बेरोजगार है। उनके सामने भी रोजगार का संकट है, उनके सामने भी भूमि सुधार का संकट है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड से यदि महागठबंधन इस कैंपेन को आगे ले जाता है, तो चूंकि क्या है कि तेजस्वी यादव की एक इमेज है, वो तो पिछली बार उप मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया, टीचर्स की इतनी बड़ी भर्ती हुई और बहुत ईमानदारी से लोगों को नौकरियां मिली है। तो वो एक उदाहरण अभी आपके पास में 2.5 साल में हाथों आते। तो एक ये बहुत अच्छा कदम है। बस ये है कि इनके जो छोटे मोटे मतभेद है सीटों को लेकर, इन सबको शायद पहले सुलझाया जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की ये त्रासदी है, ये करती रहती है सब। ये शायद कांग्रेस इसीलिए बीजेपी से अलग है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। कैसे देखते हैं सुनील जी इस पूरे घटनाक्रम को, इस ऐलान को, इस घोषणा को, और यहां से बिहार के चुनाव को कैसे देखा जाए? धन्यवाद राजीव जी। मैं इस घोषणा को इसी रूप में देखता हूं जैसे इसको देखा जाना चाहिए। इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आर्थिक सहायता देकर या लोगों के जेब में पैसा डालकर या कई विश्लेषणों के हिसाब से लोगों को रिश्वत देकर के मतदाताओं को खरीदने का प्रयास किया, उसके विकल्प के रूप में एक मजबूत घोषणा है। बिहार में पलायन एक बड़ा मुद्दा है, बिहार में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं उनको रोजी रोजगार करने के लिए आर्थिक सहायता दिया जाए एक बड़ा सवाल है। इन सभी मुद्दों को तेजस्वी यादव ने संबोधित किया। यह जो जीविका दीदियां हैं जिनको सीएम दीदिया कहा उन्होंने कम्युनिटी मोबिलाइजर के रूप में, जी, इनकी बड़ी संख्या है। विभिन्न योजनाओं को लागू करने में इनका बड़ा योगदान है। और ये भी है कि यह कम से कम जो जितने इनकी संख्या, ये आइडेंटिफाइड है, इनकी पहचान है कौन सी जीविका दीदियां हैं। इनको पहचानने की आवश्यकता नहीं है। जब ये घोषणा की गई, तेजस्वी यादव ने यह कहा कि वह प्रत्येक परिवार के उन परिवारों के प्रत्येक एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे जिनके पास सरकारी नौकरियां नहीं है।
तो यह सवाल किया जाने लगा कि आखिर वो उनकी योग्यता की पहचान कब होगी, कैसे उनको पहचाना जाएगा, कब उनका रिक्रूटमेंट होगा, कैसे उनकी परीक्षा होगी। ये तमाम तरह के सवाल पैदा करके एक अलग तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया गया। यह जो घोषणा है, उसके बाद जिन्होंने यह घोषणा की, इसमें तो कोई भी इस तरह के सवाल पैदा ही नहीं किए जा सकते। और जो इस घोषणा के साथ तेजस्वी यादव ने जो महिलाओं का एक बड़ा चंक है, जिसको कहा जाता है कि वह नीतीश कुमार जी का समर्थक रहा है और रहा भी है, इसमें कोई बहस भी नहीं है, उसमें जबरदस्त सेंध लगाई है। और एक हर समूह में, हर वर्ग में, हर सामाजिक समीकरणों में उन्होंने इसके माध्यम से सेंध लगाने की कोशिश की है। और मेरा अपना ये मानना है कि इसका असर भी पड़ेगा। 10,000 रुपए का ऋण दे रहे हैं और एक राजनीतिक दल या एक गठबंधन वह आपको सरकारी सेवा, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की बात कर रहा है, 30,000 रुपए महीने देने की बात कर रहा है। अब वो गुणा गणित लगाने जाने लगे हैं इसको कमजोर करने के लिए, कितने लाख, कितने करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ से आएगा, क्या होगा। लेकिन वो लोग उसका जवाब नहीं देते हैं कि जो नीतीश कुमार जी जो घोषणा कर रहे हैं कि प्रत्येक 86 लाख महिलाओं को 2 करोड़ रुपया देंगे, या जिन जिन लोगों को 10,000 रुपया दिया उनको कई लाख रुपया देंगे, तो उसका गुणा गणित कोई नहीं कर रहा है, इसकी बात कर रहे लोग कर रहे हैं। यह जो घोषणा है, मेरा अपना मानना है कि इसका व्यापक असर पड़ेगा। इसकी वजह केवल यह है, एक बड़ी वजह मैं मानता हूं कि बिहार के जो आर्थिक प्रगति है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है। बिहार में लोगों की क्रय क्षमता बढ़ जाए, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए, इस मामले में बहुत प्रयास नहीं है। कम से कम 2020 से लेकर के 2025 के बीच में तो एक हालात बहुत अच्छे नहीं रहे। निश्चित रूप से बात कही जा रही है कि 2005 से लेकर के 2010 के बीच में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, लड़कियों को स्कूल में भेजने के लिए, उनको पोशाक देने के तमाम तरह के कार्यक्रमों की घोषणा की, कोई से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जिन लड़कियों को हाई स्कूल, इंटरमीडिएट तक भेजने के लिए आपने पोशाक दी, साइकिलें दी, उसके बाद क्या हुआ? वह स्नातक में स्तर पर चले जाए, स्नातकोत्तर परीक्षाओं में वो उत्तीर्ण हो जाए, अगर स्नातक और स्नातकोत्तर की योग्यता उन्होंने हासिल किया है तो उनको रोजगार मिल जाए, इसकी कौन सी कोशिश की गई? ये जो बड़े पैमाने जो जीविका दे दिया है, इन्हें बड़े पैमाने एक रिपोर्ट आप सभी हम लोगों ने देखी हुई है कि सीपीआई माले का जो महिला विंग है, इसने एक रिपोर्ट जारी किया था पिछले ही दिनों कि बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में जो जीविका दे दिया है वह कर्ज से दबी हुई है। विभिन्न स्रोतों से उन्होंने कर्ज लिया, उस कर्ज की अदायगी नहीं कर पा रही है जी। और जो इनकी आमदनी है वह कर्ज के भुगतान में चलते चली जा रही है, ब्याज में चलते चली जा रही है। ये तथ्य है, ये कोई और उनको उस ब्याज से या उस ऋण के मकड़जाल से मुक्त करने का इस राज्य सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। एक झटके में तेजस्वी यादव ने उस पूरे के पूरे मकड़जाल से जीविका दीदियों को बाहर कर दिया। उनकी सरकार बनने पर अगर वह 2 साल के ऋण, 2 साल के जो ब्याज है उनको खत्म कर दे रहे हैं, 2 साल तक ब्याज मुक्त ये ऋण उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं, 30,000 रुपए महीने देने की बात कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए तमाम सरकारी योजनाएं इनके माध्यम से लागू होती है। यहाँ तक की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी तो अपनी रैलियों को सफल कर लेती है। तो अगर ये सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए भी इनको 2,000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं तो एक बड़ा सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम है। और जो आज की सुनील जी 1,35,00,000 जीविका दीदियां हैं, 38 जिले, 534 ब्लॉक्स, ये पूरा अभी मैं जरा डेटा देख रहा था। राजीव जी, महिला वोटरों में 40% इनकी संख्या है। जी महिला वोटरों में जीविका दीदियों की संख्या या हम और आप कल्पना नहीं कर रहे हैं, यह बिहार सरकार का सर्वे है, 40% इनकी संख्या है। और बिहार राज्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी का सवाल हो, और चाहे सामाजिक सशक्तिकरण का मुद्दा हो, बहुत बड़ी भूमिका उनकी, चाहे ये जन स्वास्थ्य का विषय हो, तमाम क्षेत्रों में इनकी भूमिका है। और इनको इस स्थिति में पहुंचा दिया गया है कि एक तमाम मैंने आप बात तो कही जाती है कि कई लाख का इनका व्यापार है, लेकिन यह कितने ऋण से दबी हुई है, इसे मुक्त करने का कौन सा आपने प्रयास किया? इतने सालों से काम कर रही हैं, आपने इनको पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने का कौन सा प्रयास किया? नौकरियों की क्या स्थिति हो गई है? नौकरियों में 3 तरह की स्थितियां हैं। संविदा कर्मी जो होते हैं, संविदा कर्मी तब भी बेहतर है, तो कम से कम संविदा कर्मियों में संबंधित विभाग और काम करने वाले कर्मचारी के बीच में एक संविदा होती है। इन महिलाओं के साथ स्थिति है कि आउटसोर्सिंग है, मतलब
जो काम कर रहा है उस विभाग में, उनके प्रति उस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये कंपनी के माध्यम से इनसे काम कराया जा रहा है। इनको अगर नौकरी से निकालना है तो किसी विभाग को अपने कर्मचारियों से बात नहीं करनी है कि कल से आप मत आइएगा। उस ठेकेदार से कहना है, उस संस्था से कह देना है कि आप अपने कर्मचारियों को वापस कर लीजिए। इन कर्मचारी इन और किस तरीके का मकड़ जाल है कि जिन संस्थाओं के माध्यम से आप इनको अपने यहाँ सेवायोजित करते हैं, उसका 40% जो इन कर्मचारियों के नाम पर वेतन दिया जाता है, उसका 40% तो कंपनियां ले लेती हैं जिसका आउटसोर्स किए रहते हैं। इनको क्या मिलता है? एक और ये तमाम काम सरकारी जो कर्मचारियों के स्वीकृत संख्या उसके नाम पर किया जा रहा है। अगर आप जो पैसा इन सरकारी इन ठेकेदारों को विभिन्न और इन कंपनियों के बारे में आप पता कर लीजिए, ये कंपनियां या तो विभिन्न राजनेताओं के परिवार के लोग चला रहे हैं, सरकार में बैठे हुए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के परिवार के लोग चला रहे हैं, या वो राजनीति में बेहतर क्लाउड रखने वाले लोग, वो लोग इस संस्थाओं को चला रहे हैं। और जो केवल इनका काम केवल एक कंपनी पंजीकृत कर लेना और अपने माध्यम से विभिन्न सरकारी कर्मचारियों को कर्मचारियों की आपूर्ति करना है। काम करने वाले को क्या मिल रहा है? काम कराने वाले जो जिस संस्था के साथ एग्रीमेंट हो रहा है, पूरा का पूरा पैसा तो ज्यादा 40% पैसा ले जा रहा है, कई इलाकों में 50% पैसा ले जा रहा है। वह इन कर्मचारियों को अपने यहाँ अपने माध्यम से सेवा देने के लिए अलग से पैसा वसूल करता है। इन कर्मचारियों को जो अन्य ESI या EPF की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसकी सुविधाएं उनको नहीं मिल रही और आज सरकार चुपचाप बैठी हुई है। अगर कोई कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से कहीं काम कर रहा है, उसके ऊपर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा हो गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, किसी तरह का कोई संकट आ गया, कोई उसकी सामाजिक सुरक्षा नहीं है और राज्य सरकार मौन है। इसके माध्यम से साथ ही साथ जो बात हो रही है कि इस चुनाव के दौरान महागठबंधन की स्थिति, भारतीय जनता पार्टी अपने उन मुद्दों की चर्चा होने नहीं दे रही है जो वह खुद फेस कर रही है। बिहार के चुनाव में 35 स्थान ऐसे हैं, लगभग 35 स्थान, जहां आरजेडी, भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी तीनों को भी अपने बागी उम्मीदवारों का सामना करना पड़ रहा है। और ये बागी कोई सामान्य लोग नहीं है, इसमें गोपाल मंडल जैसे लोग हैं जो 4 बार के विधायक हैं, ऐसे लोग हैं जो राज्य सरकार के मंत्री रहे हैं, संगठन में पदाधिकारी रहे हैं, ये बागी इन्होंने बगावत कर दी है। अगर आप पटना जैसे जिले में जो आरजेडी का विधानसभा क्षेत्र रहा है, वहां पर अगर आप एलजेपी के उम्मीदवार को चुनाव में मैदान में उतार देंगे तो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का कार्यकर्ता क्यों जाएगा? पटना जिले में एलजेपी कौन सी पकड़ है? और अगर आप इस तरह के कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे बीजेपी और जेडीयू दोनों के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है कि अगर आप एलजेपी को ही लड़ाएंगे, अगर आप ऐसे अपने गठबंधन के लोगों को मैदान में उतार देंगे जिनकी कोई साखी नहीं है, जिनका कोई संगठन ही नहीं है, जिनका कोई आधार ही नहीं है, किस बिना पर आप लेके चले आए? और आपने जो वहां से लगातार जीत दर्ज करते रहे हैं, उनका आपने टिकट काट दिया जी। तो जो गठबंधन में कार्यकर्ताओं के स्तर उस पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही कोई उत्साह नहीं रह गया। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। कुल कितने क्षेत्र हैं? ये कहा जा रहा है कि 14 या 11 विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन के लोग आमने सामने हैं। इसका विश्लेषण इस रूप में किया जाना चाहिए कि 11 क्षेत्र कौन से हैं? क्या इन 11 क्षेत्रों में से कितने क्षेत्रों में आरजेडी, कांग्रेस, माले, सीपीआई, सीपीएम या आज का जो नया गठबंधन है साहनी साथ चुनाव जीते हैं? इन 11 में केवल 2 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस जीती है, बाकी सभी सीटों पर बीजेपी या आरजेडी जेडीयू चुनाव जीतता रहा है या एलजेपी चुनाव जीतता रहा है। तो क्यों नहीं इसको इस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि 11 क्षेत्रों में जहां ये महागठबंधन के लोग आमने सामने हैं, ये उनकी रणनीति भी हो सकती है मतों का विभाजन करने की। ये सरकार महागठबंधन तो इसे नहीं बोल रहा, लेकिन ये भी है कि इन विधानसभा क्षेत्रों में आमने सामने खड़े होने पर कोई राजनीतिक या चुनावी फायदा है या नुकसान है? अगर हम कभी जीते ही नहीं दर्ज किए हैं और एक मजबूत वोटों के बंटवारे के साथ अपने उम्मीदवार को जिताने की स्थिति में आ सकते हैं, तो क्यों नहीं इस रणनीति को क्यों नहीं फायदेमंद माना जाए या चुनावी रणनीति के हिसाब से माना जाए? तो
निश्चित रूप से जो विमर्श पैदा करने की कोशिश की गई है अभी बिहार में, इन सभी विमर्शों को आज जो तेजस्वी यादव की घोषणा है, इसने चुनाव के ऊपर बहुत ही एक कह सकते हैं निर्णायक असर डालेगा। एक ऐसा विमर्श पैदा हुआ है जिसने इस एनडीए सरकार के या नीतीश कुमार सरकार के द्वारा जो हाल के दिनों में विभिन्न वर्गों को आर्थिक सहायता देने की कोशिश की गई, घोषणाएं की गई, उनके यहाँ पैसा पहुंचाया भी गया, उस पूरे के पूरे विमर्श को काफी हद तक कमजोर करता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी अमलेंदु जी, कैसे इसको आप देखते हैं, क्योंकि चुनाव अब सामने है और छठ के बाद तो बिल्कुल ही जोर पकड़ लेगा चुनाव प्रचार कर रहे हैं सब, लेकिन वैसे में अभी एक कल और प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। 5 से 7 सीटें बता रहे थे अशोक गहलोत, और उतनी सीटें हैं। हालांकि एक बात ज़रूर अशोक गहलोत के ट्वीट में ये बात ज़रूर है कि लगातार मीडिया का एक धड़ा जो है वो बताने की कोशिश करता रहा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, और उस ढंग से प्रचारित होता भी रहा है। हम लोग खुद देख रहे हैं, इसी मंच पे हम लोग बात करते हैं उस विषय में भी, और उन सब का कल पटाक्षेप करने की कोशिश होगी। लेकिन उससे पहले आज जो घोषणा है, इस घोषणा को आप कैसे देखते हैं? देखिए राजीव जी, एक तो पहले आज की जो घोषणा है ये सही मायनों में जिसे मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है, यही मास्टर स्ट्रोक है। मोदी जी तो दिलवा रहे थे 10,000 रुपया, और यहाँ तेजस्वी यादव साफ साफ घोषणा कर रहे हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी और 30,000 की आपको मासिक जो है तनख्वाह मिलेगी। यानी ये भी तय कर दिया कि आप सरकारी आपकी नौकरी होगी और 30,000 की आपकी तनख्वाह होगी, ये हम आपको देंगे। और राजीव जी, इस घोषणा की काट अभी तक एनडीए नहीं निकाल पाया है कि इसकी काट करनी किस तरीके से। जो भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे वो भाजपा के नेताओं की हो, चाहे वो जदयू के नेताओं की हो, चाहे वो एलजेपी के नेताओं की हो, वो सब यही आ रही है, साहब लालू प्रसाद यादव ने ऐसा किया था, ये तो झूठ बोलते हैं, ये तो ऐसा करते हैं, ये तो वैसा करते हैं। लेकिन इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है कि अगर तेजस्वी यादव ये घोषणा कर रहे हैं कि हम जीविका दीदियों को सरकारी नौकर बनाएंगे और 30,000 की तनख्वाह देंगे, तो आप इससे बढ़कर क्या करेंगे जिससे जीविका दीदी आपके लिए जाए? भाई, आप जो 10,000 रुपया देने की बात कर रहे थे, तो आप ये बता रहे थे कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है, 10,000 रुपया आपने दिया है, आप उसको बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहे थे, और वो एक बार दिया जा रहा था 10,000 रुपया। यहाँ तो 30,000 रुपया महीना देने की बात हो रही है सरकारी नौकरी, यानी कि स्थायी सरकारी नौकरी देने की बात हो रही है, उसमें तमाम आपको सुविधाएं होंगी। तो इसकी काट भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पास क्या है, ये अभी तक सामने निकलकर राजीव जी नहीं आया है और निकलकर आएगा भी नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो घोषणा है ये बहुत ज्यादा मारक एक तरीके से कहा जा सकता है और सीधे दिल से दिल पे बात करने वाली है। और चूंकि तेजस्वी यादव ने इसकी घोषणा की, और पहले जो पिछले विधानसभा चुनाव में घोषणाएं की गई थी, और जिनका इसी बीजेपी, इसी जेडीयू ने पास उड़ाया था उस समय भी, जब तेजस्वी ने कहा था कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, तब कहा गया ये कहां से देंगे, क्या अपने घर से लेके आएंगे? और अब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा गया क्या ये अपने बाप के घर से पैसा देगा? इस तरीके की बातें की गई थी। और वही जो कह रहे थे क्या ये अपने बाप के घर से देगा, जब इन्हीं तेजस्वी यादव के दम पर जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो 17 महीनों में 5.5 लाख नौकरियां दे दी जाती हैं। तो इसलिए लोगों को भरोसा है कि तेजस्वी यादव ने कहा है तो इसका मतलब इसको पूरा किया जाएगा। और राजीव जी, तमाम मुद्दों से ऊपर रोजी रोटी रोजगार जो है ये सबसे बड़ी समस्या बिहार में ही नहीं पूरे देश भर में है। और अगर इस तरीके का फायदा किया जा रहा है और एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है जिसने पहले जो घोषणाएं की थी उनको पूरा करने का काम किया है, तो इस पे भरोसा लोगों को ज्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इसकी काट में कुछ भी लेकर नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा राजीव जी, जो गठबंधन को लेकर बात हो रही है, और आज जैसे जिस तरीके से तेजस्वी यादव से मिले, अशोक गहलोत जाकर मिले, कृष्णा अल्लावरू जाकर मिले लालू प्रसाद यादव से, राबड़ी देवी से, और तेजस्वी यादव ने भी उसको ट्वीट किया, अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया। और आज सुबह जब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें भी सवाल पूछा गया कि वो महागठबंधन तो जो है एक दूसरे के सामने लड़ रहा है, तब तेजस्वी ने साफ कहा कि यहाँ कोई किसी तरीके की दुविधा नहीं है और इस पर आपसे कल बात की जाएगी। और आज अशोक गहलोत ने भी कह दिया कि भाई इस पर कल आप जो है स्पष्ट घोषणा हो जाएगी। तो कल राजीव जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए हम ये मानकर भी चलते हैं, जैसा अशोक गहलोत कह रहे हैं कि 5-6 सीटों पर समस्या है और वहां फ्रेंडली फाइट होगी, हम इसको मान के चलते हैं कि 10 सीटों पर भी ये चलिए फ्रेंडली फाइट होगी। लेकिन एनडीए में तो राजीव जी फ्रेंडली फाइट नहीं, दुश्मनी भरी फाइट हो रही है आपस में ही 243 सीटों पर। यहाँ तो खुलकर है ना कि भाई 10 सीटें हैं उस पर हमारी फ्रेंडली फाइट होगी, बाकी जगह तो हम एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार दिल पर हाथ रखकर ये कह सकते हैं कि वो 101 सीटों पर बीजेपी को और 28 सीटों पर एलजेपी को जिताने के लिए मदद करेंगे?
क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक, नरेंद्र मोदी तक दिल पर हाथ रखकर ये कह सकते हैं कि 101 सीटों पर वो जनता दल यू को जिताने के लिए काम करेंगे? नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए अगर फ्रेंडली फाइट महागठबंधन में 8 से 10 सीटों पर भी हो रही है या 5 से 6 सीटों पर भी हो रही है, तो वहां फ्रेंडली फाइट हो रही है इतनी सीटों पर, बाकी सब जगह फ्रेंडली मुकाबले में उतरा जा रहा है। लेकिन एनडीए में कहीं भी राजीव जी किसी तरीके की, इस तरीके की एकजुटता दिखने को नहीं मिल रही है, ना मुद्दों के आधार पर और ना इस तरीके के एकजुटता जो है वो उनके यहाँ देखने को मिल रही है। तो संकट में एनडीए है, संकट में महागठबंधन नहीं है, और महागठबंधन अपनी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कल के बाद चुनाव खुल जाएगा, और जैसा आपने भी कहा कि छठ के बाद तो एकदम पूरी तरीके से खुल जाएगा। उसके बाद बहुत सी चीजें सामने आएंगी, और जब संयुक्त रैलियां होंगी तेजस्वी यादव की और अखिलेश यादव की और दीपांकर भट्टाचार्य की, तो उस समय और ज्यादा खुलकर सामने आएंगी। लेकिन क्या हम इस तरीके की संयुक्त रैलियां जो हैं वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की भी देख पाएंगे, और कितनी देख पाएंगे राजीव जी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि संकटग्रस्त एनडीए है, और अपने अंदर की लड़ाई छिपाने के लिए मीडिया जो है उसके सहारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन में बहुत ज्यादा संकट है, जबकि यहाँ स्पष्ट है कि अगर फ्रेंडली फाइट होगी तो 5 से 6 सीटों पे होगी, बाकी जगह फ्रेंड ही रहेंगे, फ्रेंडली फाइट नहीं होगी राजीव जी। लेकिन प्रशांत जी, इतनी चर्चा महागठबंधन की, और महागठबंधन में भी चलिए फ्रेंडली फाइट 2, 4, 5 सीटें 10 सीटों पे अगर हो भी गई तो क्या दिक्कत है? और ये तो साफ समझ में आता है कि मीडिया का एक धड़ा जो है वो चाहता नहीं है कि इंडिया गठबंधन की जीत हो, वो अपनी भक्ति में लगा हुआ है। लेकिन इतना ज़्यादा प्रचारित, दिक्कत कहाँ है? देखिए, ज़्यादा बड़ी दिक्कत तो 29 सीटें जब मिल गई चिराग पासवान की पार्टी को बीजेपी से, ज़्यादा बड़ी दिक्कत तो वहाँ है। और उसने सीधे सीधे नीतीश कुमार को जो है वो इनसिक्योर कर दिया कि बीजेपी जो है चिराग पासवान की पार्टी से प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े करेगी, और जो 101 और 101 का फॉर्मूला था वो फॉर्मूला खत्म हो गया। जितेंद्र राम मांझी को मात्र 6 सीटें मिली, 29 सीटें चिराग पासवान को मिली। तो क्या इस बार फिर चिराग पासवान का सहारा लेकर बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार की हवा निकालने में लगी हुई है? बड़ा संकट उधर है। देखिए, दूसरी एक तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एनडीए का जो अलायंस है इसकी चर्चा नहीं होती है। नीतीश कुमार, अभी कल की बात है जब इन्होंने बयान दिया गिरिराज सिंह ने, और वो बयान दिया मुसलमानों के बारे में, तो उस पर तुरंत आपत्ति जेडीयू से आई। ये ज्यादा बड़ा इशू है कि वैचारिक प्लेटफॉर्म पे एक साथ नहीं है वो, और जो वैचारिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो वो धागा कभी भी टूट सकता है उनका, जहां मौका आएगा। वो केवल एक ही शर्त पे एक है, वो ईडी सीबीआई की वजह से। तो ज्यादा बड़ा मुद्दा वहां है क्योंकि वैचारिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। क्या नीतीश कुमार और बीजेपी एक ही साथ हैं? क्या घुसपैठिए के मामला क्या घुसपैठिए के मामले पर नीतीश कुमार कोई भाषण दे पाएंगे अपने मंच से? नहीं दे पाएंगे। लेकिन आज जो तेजस्वी यादव ने घोषणाएं की हैं, राहुल गांधी को कोई दिक्कत नहीं उस पर खड़े होने में। तो ये बेसिक फर्क ये है कि चुनाव अब कैसे, किन मुद्दों पे होना चाहिए। और हम लोगों की कोशिश भी, मीडिया का भी यही रोल है कि चुनाव को जो विकास के मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, उन पे चुनाव होना चाहिए, बजाय कि विभाजनकारी मुद्दों के, कि घुसपैठिया और भैंस खोल ले जाएंगे और मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये जो मुद्दे हैं विभाजनकारी मुद्दे, वो उन पर चुनाव नहीं होना चाहिए। 21वीं शताब्दी की लोकतंत्र में किसी देश का प्रधानमंत्री इस पर चुनाव लड़ रहा था कि आपकी भैंस खोल ले जाएंगे।
आप सोचिए कि इसको ये ट्रांसलेट होके ये विदेशी अखबारों में छपता होगा तो लोग कितना हंसते होंगे कि भारत का प्रधानमंत्री चुनाव का मुद्दा बना रहा है कि महिलाओं का मंगलसूत्र कांग्रेस पार्टी ले लेगी और भैंस चुरा ले जाएगी। जो भारत क्लेम कर रहा है अपने आप को कि वो 29 में विकसित भारत बन जाएगा, वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी का दावा करते हैं। तो ये इस तरीके के मुद्दे बिहार के चुनाव में नहीं आने चाहिए और बिहार के युवा को ये तय करना चाहिए कि चुनाव बिहार के जनता के भले के मुद्दों पर होना चाहिए। बिहार को ये जो बिल्कुल एक भंवर में बिहार फंस गया है, उससे बिहार को निकालने की जरूरत है। 64 है वहां की औसत आयु, राजीव जी, 64 ईयर्स जी। राष्ट्रीय एवरेज 68 या 69 है। केरल का 74 है, 10 साल का अंतर है। तो ये मुद्दे होने चाहिए, शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े, स्वास्थ्य का स्तर कैसे बढ़े, रोजगार के उपाय कैसे किए जाए, ताकि वो जो बिहार के शहरों को चीरते हुए नए हाईवे बने हैं, वो हाईवे और बिहार की जनता और बिहार के गांव और शहर के बीच में जो फर्क है वो मिट जाए। बिहार के लोग कश्मीर से लेकर केरल तक सड़क बनाने मजदूरी करते हुए ना दिखाई दें। मुद्दा पलायन है, मुद्दा घुसपैठिया नहीं है। पलायन को रोकना है बिहार से बाहर। अब मुझे अभी भी शक है और मैं पिछले तजुर्बे से कह सकता हूँ कि मोदी जी जब चुनाव के मुद्दे में आएंगे तो वही वो भैंस मंगलसूत्र घुसपैठिया लेकर आएंगे। तो मुद्दे हम लोगों को भी तय करने, मीडिया को भी मुद्दे तय करने कि हम किस मुद्दे पर चुनाव चाहते हैं। तो मैं तो स्वागत करूंगा कि बीजेपी भी ऐसी ही कोई घोषणा करे, नीतीश कुमार भी ऐसी ही कोई घोषणा करे जो बिहार का, जिसमें विकास का रोड मैप दिखता हो। ये ना हो कि पीछे के दरवाजे से अडानी जी चले आए वहां पे। आप देखिए कि आज आप 1 रुपया लेकर जाएंगे बाजार में और किसी भी दुकान में खड़े हो जाए और पूछे कि भाई 1 रुपया का तुम्हारे पास कुछ सामान है, तो शायद वो टॉफी के अलावा आपको कुछ नहीं दे पाएगा। लेकिन मोदी जी ने सैकड़ों एकड़ जमीन अडानी को 1 रुपये में दे दी। तो ये बिहार के मुद्दे ये होने चाहिए कि बिहार के संसाधनों पे कब्जा किसका हो और इस पूरे रोड मैप का, जो भी रोड मैप विकास का हो, उसमें जो जातिवार सर्वे हुआ था वो सर्वे ही उसका आधार होना चाहिए कि जो वंचित रह गए हैं जमीनों से, मौकों से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, उन तक पहुंचे विकास। और ये ना हो कि कल को बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो वो जो 30 साल से सत्ता से बाहर, बीजेपी तो कभी सत्ता में नहीं रही, लेकिन 30 साल से जो मंडल कमीशन का और सामाजिक न्याय का प्रयोग बिहार में हुआ है, उसका बदला लेने का काम में शुरू हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तमाम रणवीर सेनाएं वहां खड़ी हो जाएं। ये चिंता का विषय है कि अगर, क्योंकि इस बार जब बीजेपी अगर जीतेगी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो क्या होगा हम समझ सकते हैं कि वो पूरा कहीं बदले की भावना से काम होगा वंचित समाज के प्रति। मुझे इस बात का भी बहुत शंका और डर है। जी। लेकिन क्या अब चुनाव का एक जो पिच है, वो नैरेटिव जो है वो सेट हो गया है इन घोषणाओं से पंकज जी, जिसमें महिलाओं को लेकर 1,35,000 जीविका दीदियां हैं, 1,35,00,000, माफ़ी चाहूँगा, 1,35,00,000 जीविका दीदियां हैं। बेरोजगारों की संख्या आप देख लीजिए, हर हाउस होल्ड, हर घर में एक बेरोजगार तो मिल ही जाएगा लगभग, और हर घर को रोजगार देने की बात, इस बहुत बड़ी गारंटी है। क्या पिच नैरेटिव सेट है? देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव में जो ओपनिंग बैट्समैन भेजा अपना,
वो योगी आदित्यनाथ थे, जिनको ये लोग बोलते हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक वाला है। मास्टर स्ट्रोक वाले ने जाते से ही बात किया कि विकास बनाम बुर्का की बात की, और जब वो विकास बनाम बुर्का की बात कर रहे थे उसके अगले दिन ही बुर्का जी भी तालिबान देश में आ गए। तालिबान का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? बुर्के का ही है, महिला विरोधी है। तो इनका जो खुलासा है, इनकी जो ओपनिंग बैटिंग है वो इस तरीके की है। महागठबंधन की ओपनिंग बैटिंग कब शुरू हुई? जब मतदाता अधिकार यात्रा या वोटर अधिकार यात्रा से निकली, उसमें बताया गया कि यदि आपका मतदाता सूची में नाम नहीं है तो आपको जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, आप कहीं के ना रह जाएंगे। और देन उसके बाद जो बात हुई तो रोजगार की बात हुई। ये फर्क बिल्कुल सामने है। और आप देखिए ना कि जब एनडीए का जो गठबंधन है उसका जो अंतर्विरोध है वो यही है। यदि योगी जी बुर्का बनाम विकास की बात को आगे बढ़ाएंगे, क्या नीतीश कुमार या जीतन राम मांझी या यहां तक कि चिराग पासवान इस पर बात कर पाएंगे? क्या इसके साथ में खड़े मंच पर खड़े हो पाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार की अभी तक की जो सबसे बड़ी पकड़ कहलाती थी वो कहलाती थी महिलाओं को, एक शराबबंदी के कारण, और दूसरा उन्होंने जो स्कूलों में बच्चियों को साइकिल वितरित की थी उसके बाद में महिला मतदाता पे उनकी अच्छी पकड़ थी। लेकिन महागठबंधन ने आजीविका दीदी के माध्यम से उस महिला मतदाता वर्ग को ये जो दखल देने की कोशिश की है वो एक बहुत निर्णायक कदम होगा, बशर्ते ये लोग अपनी बात को अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाए। जहां तक मेरी जानकारी है 30 तारीख के बाद से 28 या 29 पहली मीटिंग तब होगी। कोई भी बड़ी सभा बिहार में ऐसी नहीं होगी जिसके अंदर महागठबंधन के कम से कम 2 बड़े नेता एक साथ मंच पे ना हो। हर जिले में जिन सभाओं को डिजाइन किया गया है उसके अंदर एक कोशिश की गई है कि जो उस जिले का प्रभावी दल है उसका बड़ा नेता और कांग्रेस का नेता है, आरजेडी का नेता साथ में हो। बहुत सारे लोगों की जो दिक्कतें हैं, पप्पू यादव को लेकर कुछ लोगों को दिक्कत है, कुछ को कन्हैया कुमार को लेकर दिक्कत है। इस प्रकार से ये पूरा कैंपेन को प्लान किया गया है कि वो सभी लोग अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में ही रहें। जी देखिए, बिहार में कांग्रेस को लेकर सबसे बड़े वितंडे हैं। जितना आप देखोगे कि टिकट बेच दिया, अरे भाई जब आप कह रहे हो कि पार्टी का अस्तित्व नहीं है, पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, तो उसका टिकट कौन खरीदेगा? अब बिहार में टिकट बेचने की बात करने वाला तो जेडीयू में भी गोपाल मंडल चिल्ला रहा था, और वो आरजेडी का वो एमएलए था वो भी कपड़ा फाड़ के चिल्ला रहा था। और आज मैं देख रहा हूं कि जो एआईएमआईएम का प्रदेश अध्यक्ष है उस पर भी वो आरोप लगा दिए गए। तो मुझे लगता है ये बहुत फ्लोटिंग कमेंट है और इसका आम मतदाता पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आम मतदाता पे जो असर पड़ेगा, मुझे लगता है कि बिहार में एक उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और दूसरा रोजगार, 2 ऐसे मुद्दे हैं जो बिहार की तकदीर को बदलेगा, होना भी चाहिए। हम एक ऐसे राज्य की चर्चा कर रहे हैं जो हमारा सीमावर्ती राज्य है, जहां पर नदियों का जाल है लेकिन बाढ़ और सुखाड़ का माल है, जहां पर कृषि की जमीन का अभी तक सीमांकन प्रॉपर नहीं हुआ है। तो ऐसी जगह पर चुनाव एक सकारात्मक नजरिए से क्यों ना हो? और मुझे लगता है कि अभी तक एनडीए जो बुर्का और शमशान ये वाले जो मुद्दे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं वो क्लिक नहीं किए हैं। गिरिराज सिंह तो अपने इलाके में ही 1-2 बार जनता द्वारा खदेड़ दिए गए हैं और इनकी स्थिति अपने इलाके में बहुत खराब है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों की जो केवल इस तरीके की बातें इसलिए करते कि चर्चा में बने रहे। तो जो पेस है ये बहुत अच्छा है,
इसको बरकरार रखना चाहिए। और उम्मीद किया था कि कल जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसके अंदर वाम दल के सभी लोग भी आ रहे हैं, मुकेश सहनी भी होंगे, कांग्रेस की ओर से भी होंगे और आरजेडी से होंगे, ये सब लोग अपने सारे गिले शिकवे की जो बात मीडिया में की जा रही है। आज एक अखबार की वेबसाइट जो बड़ा कांग्रेसी अखबार कहलाता है उसकी वेबसाइट पे खबर दे दिया कि तेजस्वी यादव ने अशोक गहलोत को खाली हाथ वापस भेज दिया। भाई जिन केवल 11 नहीं केवल 7 सीटों पे विवाद है। पंकज जी, आज की तारीख में कांग्रेसी अखबार कौन है? मैं बड़ा थोड़ा ये हो गया मैं वो कहते नहीं, उनके लाला जी कभी कांग्रेस के जगह माल कमाते रहे, की बात है ना? जी, जी। है ना? तो वो आप सोचिए कि कौन सा खाली हाथ कौन सा भरा हाथ। 7 सीटों को लेकर कंफ्लिक्ट है जिसमें एक वीआईपी को साथ में है, एक कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का आरजेडी वर्सेस वाम दलों के साथ भी है और वो कल तक निपट जाएगा। और उसमें से पिछले चुनाव में केवल 2 सीट के ऊपर महागठबंधन जीता था, वो सभी बड़े मार्जिन से एनडीए जीत रही सीटें। तो खैर ये सब इन तनावों को परे रखकर यदि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर जीवन के लिए चुनाव होता है तो यही बिहार के हक में हो, यही बिहार के पक्ष में होगा। जी राजीव जी। जी सुनील जी, आप कैसे देखते हैं? क्या नैरेटिव सेट है? क्या इस बार का चुनाव घुसपैठिया बनाम रोजगार, महिलाओं का उत्थान जिसमें जीविका दीदियों की बात, और सबसे बड़ी बात कि 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डालने के बाद भी क्या यहाँ से नीतीश कुमार खाली हाथ रहेंगे? आज जो 30,000 रुपये महीने की घोषणा कर दी है तेजस्वी यादव ने उसके बाद, और संविधान नियुक्ति यानी संविदा पे जो लोग हैं काम कर रहे हैं उनकी परमानेंट नियुक्ति करना, क्योंकि अभी से कुछ दिन पहले, महीने भर 1.5 महीने पहले आपने देखा पटना की सड़कों पे संविदा वाले जो लोग थे वो लाठियां खा रहे थे। कैसे देखते हैं? अगर 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में दिए जाने के निर्णय या खाते में दे दिए जाने के का मुद्दा इतना ही प्रभावी होता तो सम्मानित योगी आदित्यनाथ जी को बुर्के की बात करने की क्या आवश्यकता थी? तब तो आप बड़े पैमाने पर आप इसी की चर्चा करते। अगर 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 जीविका बहनों, आशा बहनों, सम्मानित अधिवक्ता महोदय, पत्रकारों को जो पैसा वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा देने का जो निर्णय था, अगर यह इतना ही प्रभावी होता तो फिर घुसपैठियों के मुद्दे की चर्चा करने की आवश्यकता क्या है अमित शाह साहब? जरूरत ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इन चीजों से 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद चुनाव के मौके पर जो 10,000 रुपया दे रहे हैं इसका असर कुछ नहीं पड़ता, और सत्तारूढ़ दल के द्वारा चुनाव के मौके पर इस तरह की जा रही घोषणाओं का कहीं कोई असर नहीं पड़ा है। हमेशा विपक्ष का वादा प्रभावी लोगों ने विश्वास किया। सरकार क्या है? आप 20 साल से हैं सत्ता में, आपने सार्वजनिक क्षेत्र के शिक्षा की बात कौन सी कर दी? प्राइमरी स्कूलों को 2005 से 2010 के बीच में कोई दो राय है कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन उन विद्यालयों में संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति करने के अलावा आपने कौन सा काम किया? एक भी पिछले 20 वर्षों में कोई एक ऐसा विश्वविद्यालय बन गया हो जिसकी रैंकिंग पूरे देश में 200 के भीतर हो रही हो शिक्षण संस्थाओं में? एक भी ऐसा विश्वविद्यालय हो, शिक्षण संस्थान हो जो 100 साल से अधिक का उम्र पूरी कर लिया हो बिहार में, उसको आपने इस लायक बना दिया हो कि दुनिया के पैमाने पर उसकी शोहरत हो गई? कोई भी शिक्षण संस्थान आपने, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मैनेजमेंट का कोई कॉलेज हो, प्रबंधन का कोई विद्यालय हो, जिसको आपने दुनिया के पैमाने पर छोड़ दिए, देश के पैमाने पर प्रभावित कर दिया हो? कोई आपने एक ऐसा चिकित्सालय विकसित किया हो जिसमें ये लगे कि लोगों को जो जन स्वास्थ्य है वह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है? कोई दो राय नहीं है कि 2005 से 2010 के बीच में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर करने का प्रयास नीतीश कुमार ने किया। लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के बाद जिला अस्पताल हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी स्थिति क्या है? वो दरभंगा का एम्स कहां गया?
वो जो आपने एम्स बनाने की बात कही थी, उसमें डॉक्टर्स कहां गए? उन चिकित्सकीय आधारभूत संरचनाओं की बातें कहां चली गई? आप पिछले 20 वर्षों में बिहार से सटे हुए जिला वाराणसी में बक्सर, रोहतास, आरा, भभुआ, इन जिलों से आने वाले जो मरीज हैं उनकी संख्या, एक मरीज की संख्या कम हुई हो? क्या कर लिया आपने? वो स्थिति क्यों नहीं बन गई कि बलिया, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, इनके लोग आपके जिले में जाकर अपनी चिकित्सा करा लेते? इन जिलों को तो केवल गंगा ही बांटती है ना बिहार से। अपने सारण में, रोहतास में, बक्सर में, कैमूर में कोई किसी से ऐसा चिकित्सा संस्थान आपने डेवलप कर दिया होता जहां लोग चले जाते और अपनी चिकित्सा करा लेते? आप कोई एक प्रयास पिछले 20 वर्षों में आप दिखा दीजिए कि उस राज्य से निकलने वाले जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनसे जो निकलने वाले विद्यार्थी हैं, उनको रोजगार मिल जाएगा? कोई प्रयास आपने किया हो? कोई उद्योगों के साथ आपने समझौता किया हो? किस तरह का राज्य बना रहे थे आप? केवल सुबह से शाम तक सामाजिक समीकरण। आज आप सोशल मीडिया पर या विभिन्न मीडिया संस्थानों के द्वारा जो युवाओं से बात किए जाने के वीडियोस दिखाई पड़ रहे हैं, सब में लोगों की आलोचना करते दिखाई पड़ रहे हैं कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया। और हर जाति बिरादरी वो युवा हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं। ये उसी तरह का दृश्य है मैंने जो 2005 में देखा था, जब लालू यादव के खिलाफ पूरा युवा जमात खड़ी हो गई थी कि रोजगार का अता पता नहीं है, औद्योगिक विकास का कहीं अता पता नहीं है, भूमि सुधार की आप बात नहीं करते, सार्वजनिक क्षेत्र के चिकित्सा और स्वास्थ्य की बात नहीं आप करते हैं। किस बिना पर करेंगे आप एक कहते रहे हैं कि पटना की सड़कों पर शाम के 6 बजे के बाद वो निकलना बड़ा मुश्किल था, अब लोग आजादी से घूम लेते हैं। निवेश क्यों नहीं आ रहा है आपके यहाँ? अगर आपने कानून व्यवस्था को इतना बेहतर कर दिया तो उसका सबसे बड़ा पैमाना यह होना चाहिए कि देश और दुनिया से आपके पास निवेश आवे, लोग आपकी तरफ बढ़ करके औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का प्रयास करें। कहां चला गया वो? ये मानक है, ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि हमने कानून व्यवस्था इतनी बेहतर कर दी। ये देखिए हमारे पास इतने लोग आ रहे हैं जो औद्योगिक इकाइयां लगाने चाहते हैं। आप जो वायदे कर रहे थे, मतलब छोटा सा वायदा कि चीनी मिल, आपने क्या कहा था कि मोतिहारी का जो चीनी मिल है वहां जाकर हम चाय पियेंगे। ये वादा कब का था? आज का वादा है ये। क्या हुआ उस वायदे का? सवाल आप बताइए कि इस राज्य में एक बड़ा हिस्सा है जो बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित होता है। क्या 20 साल में भी आप इस तरह की योजना नहीं बना पाए? लाखों लोग बेघर होते हैं, हजारों एकड़ जमीन बर्बाद होती है, खड़ी फसल बर्बाद होती है। क्या किया आपने? आपने उसको पूरा नहीं किया, मान लिया मैंने। उसमें कौन सी योजना आपने तैयार की? केंद्र सरकार 11 साल से जिसके माध्यम से आप सहयोग ले सकते थे, आपको तकनीकी परामर्श मिल सकता था, प्रौद्योगिकी परामर्श मिल सकता था और आपको हर तरह का सहयोग मिल जाता। कहां गया हो? तो क्या ये विमर्श बिहार के लोगों के बीच में नहीं है? बिहार के लोग केवल यही देख रहे हैं कि नहीं, आप घुसपैठियों की बात कर लीजिए, बुरके की बात कर लीजिए, लोग उसी में बह जाएंगे। घुसपैठी में इस देश, ये देश ही नहीं, बिहार राज्य ही नहीं, दुनिया का कोई देश घुसपैठियों को स्वीकार नहीं कर सकता। जो विकसित देश है वो भी वहां का भी नागरिक नहीं चाहता कि कोई गैर नागरिक हमारे देश का आकर के वहां बस जाए। आप संख्या तो बताइए, कितने घुसपैठी हैं वहां? कहां से आ गए लोग? और संख्या पर बात आप नहीं करेंगे, अब पूरा का पूरा नंबर आप खड़ा कर लेंगे। ये संभव है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी यह है कि भारतीय जनता पार्टी गवर्नेंस की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने गवर्नेंस के आधार पर किए गए कामों का उल्लेख करने का कोई तथ्य नहीं है। और आज वो बिहार की स्थिति क्या होगी कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने उन्हीं सहयोगियों को कमजोर करना चाहती है जिसके सहारे वो इस चुनाव की बैतरणी को पार भी करना चाहती है। वो मजबूत सहयोगी उसको नहीं चाहिए, एक मजबूत नीतीश कुमार उनको नहीं चाहिए, यह उनकी मजबूरी है। और नीतीश कुमार के खिलाफ 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। तो आप इस तरह का विमर्श पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप पूरे की पूरी चर्चा महागठबंधन को लेकर के हो। महागठबंधन में ठीक है, महागठबंधन ने टिकट वितरण को लेकर के तमाम तरह के सवाल पैदा किए,
और आज मजबूरी क्या हो गई? आप याद कीजिए, प्रशांत किशोर जी ने कहा कि 3 विधानसभा क्षेत्रों में उनके उम्मीदवारों को नामांकन भरने नहीं दिया गया या उनके नामांकन वापस करा दिए गए। हमने आज तक नहीं देखा, कोई ऐसा घटनाक्रम हमने नहीं देखा है कि कोई राजनीतिक दल आपने विरोधी दल के उम्मीदवार को नामांकन न करने दे और अपनी फोटो भी दे दे। ये देखिए, मैं इनके साथ खड़ा हूं। ये कौन सी रणनीति है? आज आपने अब सबसे घटनाक्रम आया था सूरत का, जिसमें किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार ने 2024 के चुनाव में नामांकन नहीं कर पाए। किसी नेता के साथ किसी उम्मीदवार की फोटो आपने देखी? मेरी स्मृतियों में तो नहीं है। तो आखिरी यह जो घटनाक्रम है किस बात का संकेत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जनसुराज को भी विमर्श में रखना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी इस सरकार के खिलाफ जो मतदाता वर्ग है उससे विभाजन की कोशिश कर रही है। क्यों फोटो को जारी करेगा? और सीधे सीधे अमित शाह जी को उसमें शामिल होने की आवश्यकता है? अमित शाह जी के तो हाथ पे बहुत लंबे लंबे हैं, उनका तो बहुत बड़ा तंत्र है जी। तो ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है, पूरा का पूरा जो राजनीतिक विमर्श है, यह बताता है कि जो मुद्दे महागठबंधन के दलों ने या महागठबंधन के नेताओं ने बिहार के चुनाव में खड़े किए हैं, उसका कोई भी स्पष्टीकरण इनके पास नहीं है। अगर महागठबंधन बेरोजगारी की बात खत्म करने की बात कर रहा है तो आप लेके चले आएंगे बुर्का, कोई मान लेगा इसको? अगर उसकी वो पलायन की बात करेगा तो आप ले आएंगे उसमें कि नहीं तो घुसपैठियों के जी, बड़े सवाल है। मेरा अपना मानना है कि जो महागठबंधन ने इस तरह की घोषणाएं की है, निश्चित रूप से चुनाव को बदलने वाला साबित होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी, क्या सब कुछ ठीक है, सेट है नैरेटिव? कांग्रेस और आरजेडी के बीच बहुत कुछ बताने की कोशिश हुई। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उससे पहले क्या अब सब कुछ ठीक है, ये माना जाए? हाँ देखिए, ये बिल्कुल माना जा सकता है कि जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उससे पहले ही ये सब चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, मुद्दों के स्तर पर भी। और जो एक धुंध बनाने की कोशिश की गई थी, वो धुंध को छाटने का काम तेजस्वी यादव ने भी किया और अशोक गहलोत ने भी किया रही थी। तो ये धुंध अब किसी भी तरीके की नहीं है। और थोड़ी बहुत धुंध जो थी वो दोनों ही दलों के कुछ जो अति उत्साही होते हैं तो उनकी वजह से भी थोड़ा पैदा हो रही थी और मीडिया उसमें चटखारे ले रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद वो सारी चीजें ठीक हो गई हैं और जो अंदरूनी चीजें थी वो भी ठीक कर ली गई हैं। और जाहिर सी बात है कि एक बड़ा गठबंधन, और जिसमें राजीव देखिए ज्यादा कहाँ उठापटक होती है, वही होती है जहां संभावनाएं लोगों को ज्यादा दिखाई पड़ती है। तो इसका मतलब ये भी है कि ये एक तरीके से संभावनाओं की बात भी है कि इंडिया गठबंधन में जो टिकटार थी उनको संभावनाएं भी ज्यादा दिख रही है। तो इसीलिए वहां जो है इतना ज्यादा जोर मचा हुआ है कि भाई हम भी लड़ेंगे, ये सीट हमारी है। तो इसको इस तौर पर भी राजीव जी देखा जा सकता है। और कुल मिलाकर राजीव जी अगर देखा जाए, अगर एक स्ट्रेटजी की बात की जाए, तो इतने दिनों तक आप समझिए कि लगभग राजीव जी, मुझे लगता है कि 1 हफ्ता करीब हो गया, 1 हफ्ते से यही चर्चा लगातार कि महागठबंधन में फूट है, आपस में एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। तो महागठबंधन कुछ नहीं कर रहा था तब भी चर्चा में बना हुआ था, और यही भारतीय जनता पार्टी यही मीडिया चर्चा में बनाए हुआ था। तो ये एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि भाई ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे तब भी चर्चा में बने हुए हैं। तो वो कहावत है ना कि हो गए बदनाम तो क्या नाम पाया। तो यही है कि हो गए बदनाम तो क्या नाम पाया। तो अगर आप बदनाम कर रहे तब भी नाम पाया, मतलब मीडिया मजबूर है इस बात के लिए कि उसे महागठबंधन की चर्चा करनी है ताकि एनडीए के अंदर जो कालीन के नीचे गड्ढे छुपे हुए हैं उनको छुपाया जा सके। कुल मिला के बात राजीव जी लगती है। जी जी बिल्कुल, कालीन के अंदर जो गंदे छिपे हैं, यही बोल रहे हैं या गड्ढे छिपे हैं? गड्ढे छिपे हैं। चलिए ठीक है। आज एक गड्ढा हो गया जब द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति पहुंची और उनका हेलीकॉप्टर, और क्या होंगे, उनका हेलीकॉप्टर धंसने लगा। इससे दुखद और क्या हो सकता है। चलिए खैर, तो गड्ढे की बात आप कर रहे थे तो याद आ गया वो खबर, आज की बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी। राष्ट्रपति महोदया बाल बची हैं, लेकिन जो गड्ढे वहाँ हैं, जिन गड्ढों की बात कर रहे हैं हमारे तमाम साथी, और बिहार में क्या वो सब कुछ भरा जा चुका है, और सबसे बड़ी चीज़ कि महागठबंधन में क्या सच सब कुछ
ठीक है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूं कि सब कुछ ठीक है महागठबंधन में, मजबूती के साथ महागठबंधन लड़ रहा है। लेकिन महागठबंधन के साथ एक ही सबसे गलत जो चीज़ है वो ये है कि महागठबंधन के साथ मीडिया नहीं है, और जो मीडिया उनका साथ देता है उन पर भरोसा करना भी चाहिए महागठबंधन को। देखते हैं कितना क्या करते हैं ये लोग। लेकिन महत्वपूर्ण है, ये मैं बिहार के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, अपने संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बिहार में भी कई सारे मीडिया हैं, बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। बिहार के चैनलों को देखता हूँ तो और इसलिए ये बात कह रहा हूँ। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें पर्दे खुलेंगी, बहुत कुछ क्लियर होगा, बहुत क्लैरिटी आएगी महागठबंधन किस ढंग से। क्योंकि आज अशोक गहलोत जो बात कह रहे हैं इसका मतलब है कि उस अंदर खाने ये बात ज़रूर चल रही होगी कि पिछले 10 दिनों से महागठबंधन को लेकर जो नैरेटिव सेट किया गया है उस नैरेटिव पे खूब चर्चा हो गई और उससे काफ़ी नुकसान पहुँच चुका है। अब उस नुकसान की भरपाई राहुल गांधी को करनी है, तेजस्वी यादव को करनी है। जो कुछ करके आए थे राहुल गांधी, SIR के खिलाफ जो माहौल बनाने की कोशिश हुई थी, क्या वो सब कुछ धुल गया या अभी बाकी है, इन सबको देखेंगे आने वाले समय में। लेकिन नैरेटिव सेट है, मैदान तैयार है, पिच तैयार है, बैटिंग और बॉलिंग का इंतज़ार करते हैं हम लोग भी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, प्रशांत जी और पंकज जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा आज की, और इस चर्चा में डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब लिख रहे हैं कि तेजस्वी ने इतना बड़ा दायित्व लिया है जो इलेक्शन की दिशा बदलने को सक्षम है। कल गठबंधन में हो रही सही सुलह हो जाए पर चुनाव आयोग कहीं वोट चोरी ये चुनाव ना चुरा ले।